कि आज जयराम महतो की जो दहाड़ है ना, उससे तो विधानसभा की जो खिड़कियां खड़खड़ाना बोलते हैं ना, वो सिचुएशन है। या जयराम महतो हाँ, या उस महतो से प्रभावित हो गए क्या? नहीं, हाँ, तो जयराम महतो की विचारधारा ही नीति नियमों को ठीक करना। एजुकेशन है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे लाइफ और सोसाइटी और किसी नेशन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि एजुकेशन ही सुदृढ़ बनाता है। आप अपने एरिया में ढूंढ के देख लीजिए कितने आईटीआई कॉलेज है आपके पास, कितने डिप्लोमा कॉलेज है, कितने बीसीए कॉलेज है, कितने एमसीए कॉलेज है, कितने बीटेक कॉलेज है, कितने एमटेक कॉलेज है आपके पास, कितने बी फार्मा के कॉलेज है, कितने एम फार्मा के कॉलेज है, कितने नर्सिंग के कॉलेज है, कितने जीएनएम के कॉलेज है, कितने एमबीबीएस के कॉलेज हैं, या तो डेंटल के कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एकदम जीरो है। क्या हमारे झारखंड के पास पैसे की कमी है, जमीन की कमी है? ऐसा तो नहीं है। जमीनें लूटी जा रही है, लोग अधिग्रहण कर रहे हैं, जो बाहरी लोग हैं या तो जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं। नहीं ठीक है, ये सब बातें अगर हम मान लें एक झटके में बिना किसी झिझक के, तो कोई दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट ये करने में कि भाई नई पार्टी युवाओं की पढ़ी लिखी टोली आएगी तो राजनीति में बदलाव आएगा, झारखंड का कहीं ना कहीं भला होगा, मान लिया जाए। लेकिन हमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भूलना नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा हमारे झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के ही निवासी हैं, आदिवासी मूल से आते हैं, और जिस तरह से उनका आना हुआ, फिर से आप कहेंगे चलिए उनका राष्ट्रीयकरण हो गया, राष्ट्रीय पार्टी में के थ्रू आए, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इन्हीं मांगों को लेकर के वो फिर से आना चाहते थे, उस पार्टी का फिर से विलय कर दिया गया। ऐसे मेरा सवाल है कि क्या JBKSS, क्या मुकेश कुमार महतो इस अलगाववादी एक संरचना में, या यूं कहें कि जातिवाद, ये जो अलगाववाद, अवसरवादी जो एक तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, वैसे में अपने आप को फिट मानते हैं आप लोग? देखिए, हाँ, अगर आप सिचुएशन देखेंगे, जब जो हमारे आपने जो पहले मुख्यमंत्री की बात की, JVM, जो उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, ठीक है, और JVM अब उसका अस्तित्व रहा ही नहीं। अब वो मेरा कहने का मतलब वही था कि पहले भारतीय जनता पार्टी से वो मुख्यमंत्री आए। हाँ, हम अगर मान लें कि राष्ट्रीय पार्टी थी इसलिए झारखंड का बुनियादी चीजों का विकास नहीं हो पाया, तो उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा बनाया ताकि वो विकास हो सके। लेकिन ये इतना जटिल प्रोसेस है कि उनको अपने उस पार्टी का कत्ल करना पड़ा और फिर से अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठना पड़ा। ये सच है, लोग जानते हैं भैया कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया। ऐसे में क्या मुकेश कुमार ये मानते हैं कि हम फिट हैं कि भैया इन मुद्दों पर बात करके झारखंड में राजनीति कर लेंगे? कि मोहब्बत बड़ा जानते हो, ये बताओ कि उनकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, ये सब जानना अहम है, लेकिन क्या तुम झारखंड के बारे में जानते हो? तो नाम मुकेश कुमार महतो, इंजीनियरिंग छोड़ करके जो झारखंड की राजनीतिक हवा बही हुई है, ये नए नवेली हवा जिसके दामन को पकड़ के झारखंड के तमाम यहाँ के युवा एक नई उम्मीद की तलाश कर रहे हैं कि झारखंड को एक नई ऊंचाई तक लेके जाएंगे, या फिर झारखंड की मान मर्यादा गरिमा जो धूमिल हो चुकी थी और उसको फिर से हम एक नए चोले में देखेंगे। तो मुकेश कुमार महतो, सबसे पहले तो आपको जोहार, नमस्कार। और आपके दर्शकों को भी इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, और मेरा जोहार है, क्रांतिकारी जोहार है, झारखंडी जोहार है। पहला सवाल मेरा यही रहेगा, सोशल मीडिया प्रभाव देख करके आप प्रभावित होकर के अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी? सोशल माइंडसेट और एक लीडरशिप जो माइंडसेट होता है वो कहीं से आती नहीं है, वो एक प्रैक्टिस से आना और एक इनबिल्ट इंसान के जो होता है बचपन से होना, वो दो अलग चीज़ें हैं। और मैं बचपन से थोड़ा सा लीडरशिप माइंडसेट का व्यक्ति रहा हूँ। मैं अभी भी जवाहर नवोदय विद्यालय एलुमनी एसोसिएशन का एक सेक्रेटरी हूँ। मैं एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, और बचपन से अपने समाज को लेके और अपने अगल बगल इन्वायरमेंट को लेके मैं काफ़ी चिंतित रहा हूँ। अगर वो आंध्रा का है तो उसको आंध्रा का स्थानीयता प्राप्त हो, लेकिन आप झारखंड के जितने वैकेंसीज होंगे, आपको सिर्फ उस फॉर्म में ये लिखा मिलेगा कि दैट पर्सन और कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वहाँ कहीं भी एक लाइन में ये मेंशन नहीं होगा कि वो एक झारखंड का रहने वाला हो। मतलब हमारी कोई पहचान ही नहीं है। ये दरवाज़ा पूरा ओपन है पूरे इंडिया वालों के लिए। झारखंड में कोई भी आए, खाए पकाए और चला जाए, उसमें कोई बैरियर है ही नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि 1932 के आधार पे पूरे झारखंड में झारखंड वासियों को चिन्हित किया जाए, और उस 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता निर्धारित हो।
जब हमें स्थानीयता निर्धारित हो जाएगी कि एक्चुअल झारखंड वासी कौन है, उसके आधार पर उन्हें नियोजन में रिजर्वेशन मिले। नियोजन इन द सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि कौन झारखंडी है उसको कितना परसेंट सी और डी ग्रेड जॉब में उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। मुकेश कुमार महतो के पास ऐसा क्या मजबूरी आ गया, ऐसी मतलब कह सकते हैं ना, ऐसा कौन सा सोच डेवलप हो गया कि आपने इंजीनियरिंग छोड़ दी और सोचा कि इन चीज़ों में आके हमको लगना है। ऑलरेडी उसके लिए जिन मुद्दों के लिए आप कह रहे हैं, हजारों युवा, लाखों युवा इस पर लगातार बात करते हैं, कुछ ऐसे अहम लोग हैं जो कि मजबूती से बात करते हैं, लड़ते आए हैं। हाँ, देखिए अब हमें सड़क पे आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, हमें सदन पे जाना होगा और अब मांगने वाला नहीं देने वाला बनना होगा। और आपको बता दूं कि ये राजनीति का पूरा झारखंड बोलिएगा कि इन्फ्लुएंस होने का मेन रीजन कि झारखंड के राजनीतिक पृष्ठभूमि को आप देखिएगा। झारखंड आज़ादी से पहले भी थी, जिसको अंग्रेजों ने लूटा, आज़ादी के बाद झारखंड के बाहरियों ने लूटा। अब झारखंड जब अलग हो गई है तो सिनेरियो ये है कि यहाँ की जो राजनीति और जो बोलिएगा कि जागीर बना के रखे हैं, ये कुछ चंद परिवार तक ही इसकी पावर सीमित रह गई है। जैसे आप एनडीए और इंडिया अलायंस के भी जो लोकसभा चुनाव थी, आप पूरे इंडिया अलायंस और एनडीए के जो कैंडिडेट्स आप देखोगे तो 14 के 14 कोई किसी का विधायक का बेटा है, कोई विधायक की पत्नी है, कोई मंत्री का बेटा है, कोई एक साधारण पृष्ठभूमि से एक भी कैंडिडेट नहीं था। और मैं चाहता हूं कि अब राजनीति का मतलब जो सेंट्रलाइज हो गया है पूरा पावर, उसको डिसेंट्रलाइज करना और चंद घरों में जो पावर सिमटी है उसको खींचकर गांव के गलियारों में मजदूर किसान के बेटों के घरों तक वो पावर को शिफ्ट करके लाया जाए, तभी हमारे जो होते हैं कि मूलभूत और फंडामेंटल चीजों को ठीक किया जा सकता है। आप जैसे इंजीनियरिंग छोड़ करके और राजनीति में अपना कदम आगे किया तो आपने JBKSS को ही चुना। हमारे और भी झारखंड में पार्टियां हैं जो कि डील कर रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियां जैसे JMM है। अगर आप राष्ट्रीय पार्टी के नाम करें तो कांग्रेस, BJP है, उसको छोड़ करके आपने JBKSS, जिसका कुछ अस्तित्व राजनीतिक पार्टी के तौर पर अब तक संवैधानिक रूप से नहीं है, अगर लोकसभा के उस जनाधार को छोड़ दिया जाए, तो JBKSS को क्यों चुना? जैसे JBKSS का कोई अस्तित्व नहीं है, JMM का अस्तित्व रहते हुए भी उसका अस्तित्व नहीं है। अब वो एक कहलाने के लिए सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी रह गई है। जब से उसकी अलायंस कांग्रेस के साथ है, सारा कंट्रोल कांग्रेस के अंडर है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन विचारधारा के आधार पर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो आंसू है बीजेपी उसको कंप्लीट अपने अंदर ले चुकी है, वो ऑलमोस्ट उसकी विचारधारा को खा गई है। JMM को देखिए, JMM भी कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल पे चल रही है, तो उसका जो स्थानीय मुद्दा था कहीं ना कहीं वो अब रहा ही नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टी के नाम से पार्टी का अस्तित्व था वो उसका कहीं ना कहीं राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है जब से वो राष्ट्रीय पार्टी में जाके मिली। उसका कुछ अपना अस्तित्व रहा ही नहीं। तो JBKSS जो उभरी है, हमारे उदय होने का मेन रीजन है। अगर वो हमारी क्षेत्रीयता के बारे में बात करते, हमारे अधिकारों की बात करते, तो हम लोग का उदय होता ही नहीं। हमारी मांगों को उन्होंने पूरा किया ही नहीं और हमारी सारी क्षेत्रीय मांगे हैं, तब हमारे JBKSS का उदय हुआ। हम लोग पूरा विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि जो हमारे सुप्रीमो की विचारधारा है और जिस तरह के मुद्दों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और वो पार्टी बनाई गई थी और ये है कि जनता के डिमांड पे बनी है, दो अलग चीज़ें हैं। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एक आंदोलन से ये राजनीतिक प्रारूप ली है और वो एक इंटेंशनल, एक प्रोफेशनलिज्म के तहत कि मुझे एक नई पार्टी बनानी है, वो पार्टी बनाई गई थी और ये एक आंदोलन था जो स्वरूप बदल के एक पार्टी बनी है। जयराम जी जो हैं और बाबूलाल मरांडी, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज जो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी जी भी शुरुआती दौर में ये चर्चा का विषय था कि 1932 के खतियान, यहाँ का कोयला अभ्रक, यहाँ का स्थानीयता और ये लोगों का एम्प्लॉयमेंट का जो रद्दी स्थिति था उस पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था लोगों का, और वो एक जरिया भी बना था। वो जरिया बना था, लेकिन क्या उनके पास जो है वो सुदेश महतो को ही ले लीजिए। नहीं, उन्होंने क्या, तो एक जो सुदेश महतो जी ने है, जो आजसू आप बोलिएगा, आजसू, उन्होंने पूरा कंप्लीट छल किया है। आप आज तक हमको नहीं लगता है कि आधा से ज़्यादा आजसू के लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअल आजसू है क्या। एक्चुअल आजसू के जो सुप्रीमो हैं वो सूर्य सिंह बेसरा जी हैं। जी।
आंसू जो पार्टी जो आज सुदेश महतो जी का है, ये आंसू नहीं, आंसू पार्टी है और उस नाम से ठगा जा रहा है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं, इवन आंसू के कितने कार्यकर्ता को ये चीज पता नहीं है और उनको अभी तक पता है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट जो है यूनियन है, इसका फुल फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक तरह से ये पार्टियां पूरे झारखंड मूलवासियों और आदिवासियों को ठगने का काम की है। हम लोगों का विचारधारा उनसे एकदम अलग है। हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं जाने वाले हैं। हम अकेले खड़े और अकेले लड़ेंगे, ना हम बीजेपी के साथ जाएंगे ना कांग्रेस के साथ जाएंगे। आज आप सिचुएशन आप देख लीजिए। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा उसको जस्टिफाई करने के लिए। आज हमारे जो एक लोकसभा के प्रत्याशी हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, रांची से थे, आज जेएमएम की सरकार है झारखंड में, वो जानती है कि जेबीकेएसएस कितने मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। अगर इसको दरवाजे में रोका नहीं गया तो ये हमारे घर के अंदर घुस सकती है, नहीं समझ रहे हैं। तो उसको टैकल करने के लिए उन्होंने कितने तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आज शांतिपूर्ण जो आंदोलन था, आप देखिएगा कि पुलिस कर्मियों के साथ जो हमारे जेबीकेएसएस ने उनको समर्थन दिया था, तो हम शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से घेराव करने के लिए जा रहे थे। उस चीज को रोकने के लिए वो आंसू गैस का यूज कर सकते थे, ना करके उन्होंने लाठी चार्ज, वाटर कैनन का यूज कर सकते थे रोकने के लिए। बट वो दिख रहा है कि इन सारी चीजों को ना यूज करते हुए इंटेंशनल दिख रहा है कि टारगेटेड तरीके से उन्होंने डायरेक्ट हमला किया है देवेंद्रनाथ महतो जी पर, कि किसी तरह से इनको विधानसभा से पहले डराया जाए, धमकाया जाए, डैमेज किया जाए, ताकि विधानसभा में जो इतनी मजबूती से आगे आके लोग बढ़ रहे हैं वो हमें ना प्रॉब्लम में ना। मुकेश कुमार महतो एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी जिनका एजुकेशन से काफ़ी जुड़ाव रहा, ऐसे फील्ड से जुड़ाव रहा जिसकी लोग कामना करते हैं, वो आज शिक्षा के विषय में क्या सोचते हैं? झारखंड की शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था प्रणाली के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जो हमारे शिक्षा प्रणाली की जब आप बात करते हैं तो देखा है कि बचपन से जो कमियां मैंने देखी है, आज आप सुदूर ग्राम में आप जो दूर दराज के स्कूल्स हैं, आप वहाँ जाकर देखेंगे तो बच्चे 5th स्टैंडर्ड पास कर रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड पास कर रहे हैं, वो इंटर तक जा रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं। बट उनमें जो एक एजुकेशन अलग चीज़ है और एक क्वालिटी एजुकेशन अलग चीज़ है। हम जो एग्ज़ाम लिखते हैं, आज यूपीएससी का एग्ज़ाम कोई बैठेगा, कोई एसएससी का एग्ज़ाम बैठेगा झारखंड का बच्चा, एक की एजुकेशन आंध्रा से हुई है, एक की एजुकेशन झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। देयर विल बी वास्ट डिफरेंस इन बिटवीन दैट, क्योंकि जो क्वालिटी है, हमारे पास क्वालिटी है ही नहीं, वो जस्ट डिग्री के लिए पास होते जा रहे हैं। तो वो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बेहतर शिक्षकों को लाना बहुत ज़रूरी है। और वो बेहतर शिक्षक कब आएंगे? जब उनके चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी, अच्छे तरीके से चयन होगा। अभी पेपर लीक की सिचुएशन बन गई हैं। हाँ, कहानियां बन गई, इस पर लिखी जा सकती है, एक साहित्यिक किताब जिसको लोग आने वाले समय में पढ़ सकते हैं। हाँ, तो उस व्यवस्था को हम लोग ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि टीचर ही स्टूडेंट को, एक तो स्टूडेंट तो एक मिट्टी है, उसको जिस तरीके से वो शेप में देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, उसको घड़ा बना सकते हैं, उसको दिया बना सकते हैं। लगता है कि एक शिक्षक से ऊपर उठ करके एक राजनीतिक धारा पटल का माइंडसेट, एक सिस्टम, हाँ, उसको सुदृढ़ करना होगा, वो करेगा इस काम को। हाँ, उसको सुदृढ़ करना, पूरी व्यवस्था को, हाँ, उसको सुदृढ़ करना हमारी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि हम सदन में जाते हैं, हम सदन में जाएंगे तो हमारे अंडर सारी डिपार्टमेंट होगी। हम लोग शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही स्ट्रिक्टली लेने वाले हैं। और आप बोलिएगा कि अगर अच्छे शिक्षक का चयन नहीं हुआ, वो अच्छा शिक्षा कैसे बच्चों को दे पाएगा? रही बात शिक्षा के साथ साथ उनके सिलेबस में जो चीज़ें हैं, कंटेंट है उनके, आज हम जो आप देखिएगा आईसीएसई बोर्ड के जो सिलेबस हैं और हमारे सिलेबस जो इंजीनियरिंग में टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई जाती थी, आज वो 8-9 में ऐड किए गए हैं। वो आज हमारा जो बच्चा पढ़ के झारखंड से जाएगा, क्या उनको सेंट्रल एग्जाम्स में वो फाइट कर पाएगा? उनसे नहीं कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि उसमें भी मजबूती दें, अच्छे शिक्षकों की चयन करें। जो वहाँ व्यवस्था है, लाइब्रेरीज, हम चाहते हैं कि हर प्रखंड में एक लाइब्रेरी खोलना एक बहुत ही आसान है। सरकार के पास इतनी तो बजट है ही कि कम से कम दारू और ठेके की दुकानें खुल सकती है, मतलब हर चौक चौराहे में, हर प्रखंड में। तो एक लाइब्रेरी खोलने में क्या प्रॉब्लम है सरकार को? ऐसी मतलब कौन सी विपदा आन पड़ी थी कि आपने राजनीति को चुन लिया? देखिए, राजनीति ही अगर बोलिएगा तो
पूरे समाज और हर डिपार्टमेंट का सॉल्यूशन राजनीति से ही होता है। जेबी केसेस को क्यों हाँ, चुन लिया? तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि किसी भी जैसे राजनीति का आप इसको वर्ड को ही तोड़िएगा ना, तो नीतियों पे राज करना, राजनीति का मतलब होता है नीतियों पे राज करना। हम लोगों ने देखा कि जो नीति नियम है झारखंड का, यहाँ की नीति नियम में ही गड़बड़ी है, तो राज क्या होगा इसमें? या जयराम महतो हाँ, या उस महतो से प्रभावित हो गए क्या? नहीं, हाँ, तो जयराम महतो की विचारधारा ही नीति नियमों को ठीक करना। पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो अपने घर में मतलब उनके माता पिता साग महुआ बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं भी एक गरीब किसान का बेटा रहा हूँ, तो साग महुआ बेच करके पढ़ाते हैं, और जब बच्चा बड़ा होता है, एक सपना लेकर आगे बढ़ता है, एग्जाम देता है और पेपर लीक हो जाता है। ये सारे जो भ्रष्टाचार है, हम लोग इस सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। और हमने देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन में और जब ये राजनीतिक प्रारूप ले चुका है जेबी केसेस, उस समय अपने बच्चों के लिए बिस्किट नहीं खरीदे लोगों ने, लेकिन गाड़ियों में झंडे लगाकर, गाड़ियों में पेट्रोल डालकर वो चुनाव प्रचार में निकले। तो ये डेडिकेशन जो उनका रहा है, इतना समर्पण जो रहा है, लोगों का समर्पण, हाँ, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि कुछ उन लोग नया चेंज होने चाहते वाला है। हैं, वो चेंज चाहते बदलाव चाहते हैं। हैं। हाँ, तो ये हम युवा उस दायित्व को निभाने के लिए आगे आए हैं कि अगर हम नहीं आगे आएंगे तो फिर कौन आएगा। अच्छा, जेबी केसेस या जयराम महतो की विचारधारा को आप मान रहे हैं यहाँ पर, तो क्या उस विचारधारा में ऐसा भी एक विचार है कि सिर्फ युवाओं को ही आमंत्रित किया जा रहा है आइए, या फिर वैसे लोगों को इग्नोर भी किया जा रहा है जो पहले से ही झारखंड के विषय में राजनीतिक रूप से सोचते आए हैं कुछ? नहीं, हम युवा आगे बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ युवाओं की टीम नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे हंसदा जी जो चुनाव लड़े, ऑलमोस्ट 45-50 में हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए जितने भी जो कैंडिडेट्स हमारे, भले लोकसभा में युवा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं अपने विचारधारा को लेके, ऐसा नहीं है। हम लोग जो हमारे साथ अनुभवी लोग हैं, उनका मार्गदर्शन भी हम लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो उनकी राजनीतिक एक्सपीरियंस है उससे भी हम लोग अपनी विचारधारा को शेयर कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। कि झारखंड तो अलग मिल गया, लेकिन इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अलग होने के बाद भी हमें किसी तरह का फायदा नहीं हुआ है। ये अभी भी बाहरियों का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, और हम लोग बाहरी भीतरी कर ही नहीं रहे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और कन्फ्लिक्ट हो रहा है हमेशा कि बाहरी भीतरी हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि हम झारखंडी हैं, तो हमारी स्थानीयता सिर्फ झारखंडियत है, और हम झारखंडी, हम कर्नाटका में जाके गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते। तो आप कर्नाटक वाले वहाँ पे खुश रहिए, आप सिगरेट के तो लिया था ना जाकर नहीं, के, ये आप इंजीनियर थे बाहर में। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, एक वर्ल्ड की लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉयड हूँ। वो एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो एक मैं मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉय था। हाँ, आज आप यहाँ झारखंड वाले जाके कर्नाटका, केरल और आप महाराष्ट्र में जॉब लेके दिखा दीजिए सी और डी ग्रेड की, नहीं ले सकते। लेकिन आज अभी जो कुछ दिन पहले पीजीटी की जो परीक्षा हुई, उसमें आप धांधली हुई, और आप देखिए ना जो नियुक्ति पत्र सौंपे हैं हम यहाँ के सरकार ने, जो तोहफे के रूप में दिया है, मैक्सिमम बाहरी लोग हैं। क्या हमारे पास वो सब पढ़े लिखे युवाओं की कमी थी? एक और है, मांडू से आप दावेदारी पेश करने की कहीं ना कहीं अंदर से इच्छा जता रहे हैं। सवाल ये होगा कि वहां से जेपी भाई पटेल लोकसभा चुनाव में और हजारीबाग से बाकायदा गठबंधन से वो उम्मीदवार थे, आप हो सकता है उनके साथ में टकराएं, तो क्या लगता है आपको कि जेबी केसेस या पर्सनली आप मांडू विधानसभा क्षेत्र के पब्लिक में अंदर से वोटिंग के लिए वो जगह पाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको मैं बता देता हूं कि जेबी केसेस का जो मैं अभी जो क्या बोलते हैं, जितनी ताकत से ये आगे बढ़ रही है, जो लोकसभा चुनाव हुई, आप इंडिविजुअली अगर विधानसभा वाइज देखेंगे तो हम मांडू विधानसभा में 53,000 वोट लाए थे, 53,000 वोट। और जेपी पटेल जी जो विधायक बने हैं, वो अंडर 50 में ही विधायक बन गए हैं पिछले बार। अच्छा, 50,000 से कम वोट लाके वो विधायक बने हैं पिछले बार। तो हम उस जो बैरियर को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, और बहुत सारे लोगों का विधानसभा में पैरामीटर अलग हाँ, होगा ना? पैरामीटर अलग होते हैं, लेकिन विधानसभा में हम और भी मजबूती से वापस आने वाले, कम बैक करने वाले, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि हम स्थानीय मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी सेंटर में हम मोदी के साथ जाएंगे, हम सेंटर को देख रहे हैं। भले वहां भी खनन वगैरह विस्थापन के मुद्दे हैं हमारे, वो एक सेंटर का मुद्दा था, लेकिन लोग जो है उनका अभी भी कुछ लोगों का ये मानसिकता है कि एक स्थानीय पार्टी है, ये स्थानीय मुद्दों के साथ अच्छा काम करेंगे। तो लोग जो हैं, हमारा जो सपोर्ट है वो लोकसभा से ज्यादा मजबूती के साथ हम विधानसभा में खड़े रहेंगे। अच्छा, मुकेश कुमार महतो की सैलरी कितनी थी जब वो? देखिए, किसी चीज को ओपन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतनी सैलरी तो हमारी है कि मैं बोला कि ए ग्रेड पे में मैं आता हूँ,
और मैं 30% टैक्स पे 30% स्लैब मैं मेरे टैक्स पे मैं करता हूँ, तो एक तरह से ये भी कभी कभी खलता है। अगर सैलरी के बाद पूछ दिए ना कि मैं 30,000 रुपये ऑलमोस्ट या तो 25 से 30,000 रुपये हर महीने में टैक्स पर पे करता हूँ गवर्नमेंट को। तो राजनीति में ऐसे कूद गए, मतलब धड़ाम से, गिरने का डर नहीं लग रहा है कि भैया अच्छे जगह में थे, एकदम चोटी पे थे, पहाड़ पे, अचानक से कूदे हैं कुछ लेने के लिए, फिर से ऊपर जाना? देखिए, डर इसीलिए नहीं लगता क्योंकि जिन परेशानियों को मैं झेला हूँ, मैं नहीं चाहता कि आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं या अभी जो करंट जनरेशन के युवा हैं उनको ये परेशानियाँ झेलनी पड़े। हम लोग नहीं चाहते कि राजनीति सिर्फ शादियों में जाके फ़ोटो खिंचवाना और मरखी में जाके फ़ोटो खिंचवाना तक सीमित हो। हम नहीं चाहते कि राजनीति का मतलब सिर्फ नदी नाला कुआं डोभा तक ही सीमित हो, कि चुनाव जीतना, एमएलए बन जाना, एमपी बन जाना और फॉर्च्यूनर में घूमना, भौकाल मचाना, लेकिन उनके ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम करने का कोई विजन ही नहीं है। तो अगर वो जो युवा लीडर जो चुन के आएंगे उनके पास एक प्रॉपर विजन होगा। आप बताइए कि जो लोग चुन के जा रहे हैं, दे हैव द इनफ कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी, कि उनके पास वो पॉलिसी जो बने हुए हैं उसको समझ सके। लेकिन ये तो पब्लिक को ही ना समझना पड़ेगा, चुन वही रहे हैं हाँ, ना, डेमोक्रेसी में तो अधिकार उन्हीं को है ना। मेरे कहने का मतलब है कि राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ धोती चमकाना और कुर्ते चमकाना और विधानसभा में बैठ जाना। कि आप घास खिलाओगे गधे को, गधा खाकर मोटा हो जाएगा तो आलसी होगा ही, तो आपके लिए काम करेगा क्या? मैं कहता हूं कि घास वो घोड़े को खिलाया जाए ताकि वो सरपट दौड़े। यहाँ बात सिर्फ गधे की पहचान करनी होती तो लोगों को दूर से ही दिख जाता है, लेकिन बात यहाँ पे है जाति, मजहब, धर्म, क्षेत्र, फिर उसके बाद आता है कैटेगराइज कर देता है, ये सरकार ने ये दिया तो इसको देंगे, ये इसकी बात कर रहा है तो इसको देंगे। समझ ना कितना सारा क्वालिफिकेशन है। ये फिल्टरेशन के चक्कर में पब्लिक फंस जाती है, यही तो दिक्कत है, इसलिए तो समझना नहीं चाहती, वरना ये छोटी सी बात अगर पब्लिक को समझ आती। लेकिन अब समय आ गया है, अगर जनता अभी नहीं समझेगी, और हम जो जेबी केसेस का आप जो बात कर रहे हैं कि हम लोगों का मतलब जो इस पार्टी को और जन जागरूकता अभियान चलाने का मेन मकसद यही है कि लोगों तक अवेयरनेस फैलाया जाए और उनको अवेयर किया जाए कि अब जो आप कैंडिडेट चुनते हैं वो अपने जाति धर्म के आधार पर नहीं, उस कैंडिडेट की क्वालिटी को देखकर। ये तो वो भी कहते हैं जो जाति धर्म से वोट लेते हैं। हाँ, वो कहते जरूर हैं, बट इन बैकग्राउंड आपको चुनाव जीतने के लिए एक राजनीतिक समीकरण बहुत मतलब रखती है, ये इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन अब आपको उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि विकास हो तो आपको वैसे नेताओं को चुनना पड़ेगा जो आपके हक अधिकार की बात जाकर करेंगे विधानसभा में, जो नॉलेजेबल हो। जिस बात को आप बोल रहे हैं, अभी अचानक से संभव है कि हम सरकार में चले जाएं, बात आएगी गठबंधन की, फिर से बात आएगी कि आपको लोग कितना विधानसभा में आपको चुनते हैं। देखिए, बहुत तरह की चीजें हैं, तब जाकर के ये साकार होने के करीब पहुंचती है। देखिए, आज मैं बता देता हूँ, भले जेबी केसेस की कमान युवाओं के हाथों में है और लोगों को लगता होगा, लेकिन अगर सच्चाई में बताऊं कि आज जयराम महतो की जो दहाड़ है ना, उससे आप कहिएगा ना तो विधानसभा की जो खिड़कियां खड़खड़ाना बोलते हैं ना, वो सिचुएशन है। आज मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलने लगी है उनकी दहाड़ से, वो सिचुएशन है। और ये अपोनेंट भी समझ रही है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं जिनकी सरकार है उनके पावर को वो भी समझ रही है। और जो लोकसभा में जो जेबी केसेस ने विश्वास जीता है लोगों का, जो अपनी ताकत को दिखाए हैं जेबी केसेस ने, तो इससे लोगों का विश्वास भी मिला है और लोकसभा लड़ने के कारण हमारे संगठन भी मजबूत हुए। हमें ये पता चल गया कि हमें किस एरिया में काम करना है, किस समुदाय में हम कमजोर हैं। अपने 6th क्लास में कैसे आपने सोच लिया कि नवोदय में जाना, या किसी ने गाइड किया? हाँ, तो मैं बता दूं कि मैं जब भी क्लासरूम में जाता था तो मेरे पास अच्छे जूते नहीं होते थे, ड्रेसेस नहीं होते थे, कॉपी नहीं होता था कि मैं हर सब्जेक्ट को अलग अलग में लिख सकूं। टीचर्स फ़ी के लिए बोलते थे, कभी कभी साल भर मेरी फ़ी बाकी रह जाती और सिर्फ 50 रुपये हमारी फ़ी थी। तो बहुत तड़प होता था। और जब मैं घर आता था तो मैं मम्मी को देखता था, हमारे मिट्टी का घर है, ठीक है, मिट्टी का घर है, और बारिश होती थी तो मिट्टी के घर के अंदर वो बारिश से पानी पूरा घर के अंदर गिरता था
और मम्मी कभी खटिया को उठा के बाएं ले जाती थी, कभी दाहिने ले जाती थी, कभी इस तरह से। और बचपन में तो ये सारी तकलीफों को देखकर कि रात भर नींद भी नहीं आती थी कभी कभी। तो इन सारी तकलीफों को देखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, जीवन में कितनों भी मेहनत करना पड़े, मैं कुछ अच्छा करूंगा और अपने माता पिता, एटलीस्ट जो मैं झेल रहा हूँ, आने वाले जनरेशन को ये नहीं होने दूंगा, और अपने माता पिता को एटलीस्ट तो कम से कम एक अच्छा जीवन दूंगा। इतने तकलीफ से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, इंस्पिरेशन बना, इंस्पिरेशन था। तो एक दिन मैं पेपर कट में, जैसे पेपर आते थे, विज्ञापन देख लिया। हाँ, विज्ञापन में देख लिया कि मेडिकल में गया हुआ था, मैं टेबल में बैठा हुआ था, कोई मेडिसिन लेने के लिए गए हुए थे। तो उस अंकल या कोई गए हुए थे, मैं तो टेबल में ऐसे बैठा था। तो वहाँ देखा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। तो मैंने पूछ दिया मेरे मौसा के बेटे से कि नवोदय विद्यालय होता क्या है। उन्हें बोला कि नवोदय विद्यालय कंप्लीटली फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट स्कूल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं होती, अच्छी सुविधा होती है, एक्सपोजर अच्छे होते हैं, लेकिन उसके लिए कंपटीशन क्रैक करना होता है। तो मैंने ये ठान लिया कि अब मुझे जाना ही है, क्योंकि मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, और जितने परेशानी से मैं झेल रहा हूँ यहाँ, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन ट्यूशन जो पढ़ता था, जो मैं बताया कि 50 रुपये का भी वो पूरा नहीं हो पाता था। तो मैंने बोला कि टीचर को कि मेरे लिए फॉर्म भरिए, नवोदय विद्यालय का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। उन्हें भी पता नहीं था। एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा बोल रहा है कि मेरा फॉर्म भर दीजिए, मुझे एग्जाम लिखना है। अभी तो लोग 1 साल में आपने तैयारी किया, और हाँ, बच्चे को लोग बोलते हैं कि आपको एग्जाम देना। मैं उस समय खुद से बोला, मैं एग्जाम में बैठा, पूरा हाफ पैंट पहन के, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे मैं ट्यूशन जाता था, तैयारी करता रहा। मैं बता दूं कि नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस होता है, आप उठा के देखेंगे ना तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा। जिस समय इंजीनियरिंग का एग्जाम में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए मैं दे रहा था, मैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए भी 4 साल के लिए काम किया हूँ, पूरे 4 साल, 2016 से 2020 तक। तो उस इंट्रेंस एग्जाम में भी उस लेवल के क्वेश्चन थे। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि कितने टफ लेवल के एग्जाम होते हैं उस समय के लिए। अगर 5th स्टैंडर्ड के लेवल के लिए आप सोचेंगे तो वो वैसे क्वेश्चन मुझे वहाँ भी मिले। तो वो कितना टफ, वो एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया है 5th स्टैंडर्ड में। मैंने अपनी पूरी शिक्षा नवोदय विद्यालय से की। नवोदय विद्यालय में भी मैं देखता था कि किसी के पापा पुलिस हैं, किसी के पापा टीचर हैं, तो उनको एक अलग थोड़ा सा कि तवज्जो मिलता था टीचर्स के थ्रू, क्योंकि उसके फादर से अगर थोड़ा बहुत कनेक्शन होता था, बातें होती थी, तो उनको एक अलग रिस्पेक्ट मिलता था। मैं इस चीज़ का भी भूखा था कि मेरे मम्मी पापा मुझे 1-1 महीने तक, मतलब 6-6 महीने तक मिलने नहीं आते थे, लेकिन सबके मम्मी पापा 1-1 सप्ते में मिलने आते थे। तो मुझे इस चीज़ की तड़प होती थी कि काश मेरे मम्मी पापा भी इतने कैपेबल होते थे कि उनके पास भाड़े होते बस का, कि वो बस में भाड़े दे पाते और हमारे यहाँ तक मिलने आते, तो मुझे भी अच्छा लगता। तो मैं सिर्फ गेट को देखता था कि मेन गेट को, कि मेरे मम्मी पापा आएंगे क्या, रोता था, फिर मैं सो जाता था बेड में। तो ऐसे सिचुएशन से मैं निकला। उसके बाद मैंने इतनी मेहनत करी कि उसके बाद में स्कूल का, जो स्कूल की तरफ से जो स्पोर्ट्स होते हैं, कंपटीशन होता है, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट होते हैं, नेशनल होते हैं, मैं 3 साल के अंदर अंडर 14 में डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई कर गया, स्टेट क्वालिफाई कर गया, और मैंने नेशनल भी मैं खेला हूँ। जो स्पोर्ट्स, कौन सा गेम? मैं लॉन्ग जंप खेलता था एथलेटिक्स में, अंडर 14 ग्रेड में, अंडर 14 कैटेगरी में था मैं। स्कूल नेशनल गेम्स भी खेला हूँ। तो मैं जिद्दी रहा हूँ, और जहाँ भी जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं उसका एक प्रॉपर यूज़ करता हूँ, और लोगों को चाहता हूँ कि उससे उसका बेनिफिट भी मिले लोगों को। तो मैं ये सारी चीज़ों में देखा हूँ कि मुझे भी कुछ करना है, और समय एक ऐसा आया कि जिस चीज़ों के लिए मैं तरसता था, वहाँ पूरे टीचर्स का रिस्पेक्ट मुझे मिलने लगा, पूरे स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट मिलने लगा। परिवेश क्या सोचता है अभी आपके बारे में? जब छोड़ के आए इंजीनियरिंग, तो कोई नहीं कहता है कि ये मुकेश क्या पागल की तरह राजनीति में आ गया? लोगों का ये माइंडसेट है, बट अगर राजनीति में लोग आएंगे नहीं तो ठीक होगा कैसे? हम लोग चाहते हैं इसको, इस राजनीति में आके इसके परिदृश्य को पूरा बदलें, काम ऐसा करें कि लोग खुशी खुशी लोग बोले कि नहीं आपको राजनीति करना है, ऐसा हम लोग माहौल बनाना चाहते हैं। एक दो उदाहरण आएंगे और वो प्रूव्ड हो जाएंगे कि नहीं भाई हाँ, ये कर सकता है, हाँ, तो जरूर होगा, जरूर होगा। अभी मम्मी पापा क्या सोचते हैं? मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक सोसाइटी का रोल मॉडल रहा हूँ। आपके घर में और कौन कौन? हाँ, भाई मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ कर लिया आपने? हाँ, कब किया? 2021 में मेरी शादी हुई, कोरोना टाइम में शादी हुई, और मैं तब से मैं घर में हूँ, और तब से मैं पॉलिटिकली थोड़ा एंगेज हुआ हूँ, 2 साल 2.5 साल से। तो मैं बताता हूँ कि मेरी वाइफ है, वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में एज अ सिस्टम इंजीनियर एम्प्लॉयड है। मेरा छोटा भाई है, मैंने उसको भी पढ़ाया है, और वो अभी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी में कॉग्निजेंट में एज एसोसिएट इंजीनियर एम्प्लॉयड है, कोलकाता ऑफिस में। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं खुद के फैमिली के लिए कर सकता हूँ, मैं एक सोसाइटी के अगल बगल के लोगों का मैं रोल मॉडल पहले से रहा हूँ,
अभी भी अपने बच्चों को लेकर लोग आते हैं कि हमारे बच्चे को बताइए कि उसको कैसे करना है। मैं बहुत सारे एजुकेशनल सेमिनार भी लेता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे स्कूल्स का क्या और क्योंकि कंपटीशन का क्रेज आपके ऊपर जो था वो चढ़ गया था 6th से ही, जब आपने हाँ। नवोदय का एग्जाम क्रैक हाँ, किया था। हाँ, वो मेरे ऊपर क्या है कि मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि टारगेट इतना बड़ा फिक्स करो जो तुम्हारी औकात से बाहर हो। टारगेट मंजिल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि लगनी चाहिए कि मेरे औकात के बाहर है, मुझे नहीं मिल सकती। अच्छा, कभी लेकिन आप फिक्स उसको लाइफ में जब नवोदय वगैरह के बाद ऐसा लम्हा आया था जब आप सुना रहे हैं कि घर मिट्टी का, मम्मी पापा का उस कंडीशन वैसा, लड़ते थक के हार के मतलब बैठ जाने का मन किया कभी? नहीं कि भैया अब नहीं हो पाएगा, ये क्या कर रहे हैं हम? हुआ एक दो बार हुआ, जब मैं इंजीनियरिंग ये तो स्कूल के बारे में तो बता ही दिया मैं किस तरह से सफ़र किया हूँ। उसके बाद इंजीनियरिंग में भी जब इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे तो मम्मी बोलती थी बेटा स्कूल कब छुट्टी हो रहा है, कब आ रहे हो, 6 महीने हो गए। तो मैं झूठ बोला करता था कि मम्मी स्कूल छुट्टी नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बोलूँगा छुट्टी है तो मम्मी बोलेगी घर आओ। तो मैं घर आने में मुझे ट्रेन के भाड़े चाहिए थे। कहाँ से? यहाँ मैं NIST बरहमपुर से मेरी बीटेक हुई है, तो मैं वहाँ से घर आता, मैं ट्रेन के भाड़े चाहिए थे। फिर अगर घर आ गया तो यहाँ से जाने के लिए भाड़े चाहिए थे, और मम्मी फिर से भाड़े के लिए किसी को पैसे मांगे और उनको नहीं मिले और फिर उनको रोना पड़े, ये मैं नहीं देखना चाहता था। तो मम्मी को मैं झूठ बोलता था कि मम्मी छुट्टी ही नहीं हुई है, और मैं पूरा हॉस्टल खाली हो जाता था। फिर मैं एक सिंगल मतलब 3000 बच्चों के बीच में एक सिंगल बच्चा, कभी कभी ऐसा होता था कि हॉस्टल में अकेला पड़ा रहता था और मैं घर नहीं आता था। तो ये सारी परेशानियों में झेला हूँ। इवन जॉब होने के बाद जब मैं टाटा में जॉब कर रहा था तो उस समय भी मुझे मम्मी को मैं कॉल करता था कि माँ क्या कर रही है, तो बोले कि नहीं बेटा बहुत बारिश हो रही है, बारिश के समय खास करके। तो मुझे बहुत तड़प होती थी बारिश के समय, कि उस समय भी मेरा पक्का मकान नहीं था। तो मम्मी फिर से बोल रही कि बेटा घर गिर जाएगा, क्या हम जिंदा बचेंगे कि नहीं। मेरे पापा मजदूरी करते हैं गोवा में, एज अ क्रेन ऑपरेटर हैं वो। छोटा भाई था, मेरी बहन की शादी हो गई थी, तो मुझे ये चीज़ बहुत तड़प होती थी। तो मैंने सोचा कि एक समय आएगा, इतना मेहनत करेंगे। आज मैं बता दूं कि सब कुछ इतना अच्छा हो गया है और अपने संघर्ष से इतना कुछ अचीव कर लिया है कि जिस घर में मम्मी रोती थी, जो टूटा फूटा मिट्टी का घर था, आज मैं जो मेरा घर है गांव का, उस पूरे एरिया का सबसे अच्छा घर है। उस घर में ये सब आपने किया? हाँ, मैंने किया है। और उस घर में सारी तरह की एम्यूनिटी है, चाहे वाईफाई हो, कूलर हो, फ्रिज हो, AC हो, टीवी हो, हर तरह की, चाहे फर्नीचर हो, डाइनिंग टेबल हो, पार्किंग हो, एवरीथिंग। तो उस चीज़ को मैं बदला हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक खेत खलिहान से निकला हुआ लड़का वहाँ तक का सफ़र तय कर सकता है। तो अगर मैं एक नेतृत्व करने आया हूँ तो मैं उन युवाओं को भी गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे रास्ता पता है कि खेत खलिहान से निकल के उस ओहदे तक कैसे पहुँचना है। तो हम युवाओं को आगे आने का रीज़न यही है। जो अभी जो नेता चुन के आ रहे हैं ना, वो उनके पास कोई विज़न नहीं है, वो उतने प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है, उनको राजनीति का एक्चुअल जो बोलिएगा, उनको सिर्फ पता है कि नेता बन जाना है और बस MLA और MP बन जाना है और राज करना है। तो सफ़र ऐसे शुरू हुई, संघर्ष ऐसा रहा और आज हम यहाँ हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है। हम चाहेंगे कि पूरा मांडू और पूरा झारखंड